देखिए, उसूलों पे अगर आँच आए तो टकराना जरूरी है और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। आप ये सोचिए प्रतीक जी, दिल्ली जैसे शहर ने सपने देखना छोड़ दिया। देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक दो जगह पर हुई। एक तो जो भारत की सेना ने की, जिसमें जिहादी मारे गए, और दूसरी उन जिहादियों के जो रिश्तेदार यहाँ बैठे थे उनकी छाती पर भी सर्जिकल स्ट्राइक हुई। चाहता हूं कि सत्ता का विपक्ष बन के आप कुछ भी बोलिए, लेकिन राष्ट्र का विपक्ष मत बनिए। और खास तौर पे युद्ध काल में योद्धा नहीं बन सकते तो मत बनो, शल्य मत बनो। और एक तरफ रेवंत रेड्डी जी हैं, वो कह रहे हैं कितने राफेल गिरे या कितने जेट्स गिरे वो पता होने चाहिए। अगर उन्हें चांद तारे का ही झंडा उठाना है और तिरंगा उठाने में उन्हें राजनीति दिखाई देती है तो माफ कीजिएगा, ऐसी राजनीति चलने नहीं वाली इस देश में। देखिए, पावर जिसकी कटी वो पंजाब भाग गया। हेलो फ्रेंड्स, यंग डिबेट शो में आपका स्वागत है। आज की डिबेट में हम देखेंगे जाने माने एंकर प्रतीक त्रिवेदी भाजपा के कपिल मिश्रा से डिबेट करते हुए तीखे सवाल जवाब करते नजर आते हैं एवं उसी अंदाज में कपिल मिश्रा भी बड़े ही बेबाकी से सभी प्रश्नों का जवाब देते नजर आते हैं। डिबेट में कपिल मिश्रा अपने चिर परिचित अंदाज में नजर आते हैं। तो आप भी अगर पूरे डिबेट का मजा लेना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। धन्यवाद। आपके स्वागत में तो मुख्यमंत्री से भी ज्यादा हल्ला मचता है। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। और मुख्यमंत्री, अब आप राजनीति समझ गए हैं। मुख्यमंत्री जी ने जो लाइन खींची है उस ऊर्जा का प्रतिबिंब आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी अभी मुख्यमंत्री जी जो बोल के गई है वो ऊर्जा इस हॉल में दिखाई दे रही है। जब मुख्यमंत्री का मैं इंटरव्यू ले रहा था तो मैं इधर ही देख रहा था, उधर देखा नहीं है। मैं पहली बार इधर देख रहा हूं, तो जब मैं देख रहा हूं तो चेहरे में ये नजर आ रहा है कि अब देखो भैया कुछ बोलेंगे। साफ साफ पढ़ो, लेकिन अब भैया कुछ बोल देंगे। ये प्रतीक भैया के बोलने का वेट हो रहा है। कपिल जी, मैं आपको कई बरसों से जानता हूं, आप हमेशा चर्चा में रहते हैं। इतनी चर्चा में रहते हैं कि कभी कभी आपको लगता होगा ये अफसोस हो गया, ये इतना ज्यादा नहीं बोलना चाहिए था, बहुत ज्यादा बोल दिया। ऐसा लगता है कभी? वो दिन तो अभी आना बाकी है। बात नहीं मतलब कोर्ट तक पहुंच जाए मसला, यहां तक बोल देते हैं। कोर्ट आपके ऊपर कार्रवाई के लिए कहते हैं, यहां तक बोल देते हैं। रिपोर्ट तक लिख जाए, यहां तक बोल देते हैं। देखिए, उसूलों पे अगर आँच आए तो टकराना जरूरी है और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। यानी टू एनी एक्सटेंट यू कैन गो। नहीं, अभी तक तो मर्यादा की कोई रेखा क्रॉस की नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वो दिन आना बाकी है कि कभी पछतावा हो। लेकिन कभी कभी लगता होगा कि शायद ऐसे ना बोल के ऐसे बोल देते ना। मैं कह रहा हूं वो दिन आना बाकी है। अच्छा, आई एम सॉरी बाबू। डिप्टी सीएम, पूर्व डिप्टी सीएम कहते हैं कि ये 100 दिन सत्ता के नहीं बल्कि जनता के साथ किए गए विश्वासघात की कहानी है। कहां बैठ के कह रहे हैं वो ये बात? पंजाब में? अब ये तो हमको सचिन ने नहीं लिख के दिया, कहां देख के बैठे, लेकिन ये कह रहे हैं, वो ये बताया है। कहां बैठ के कह रहे हैं, कहां भाग गए? अगली लाइन पढ़ देता मैं पहले तो वो पटपड़गंज छोड़ के भागे। पता है आपको किसकी बात कर रहा हूं? डिप्टी सीएम बोला ना? हाँ, पूर्व डिप्टी सीएम। हाँ, पूर्व डिप्टी सीएम पटपड़गंज छोड़ के भागे। उसके बाद जनता ने पूरा गैंग ही भगा दिया। गजब बेइज्जती। और वो लोग विश्वासघात की बात वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने छोटे छोटे बच्चों के नाम पे यहां भ्रष्टाचार किया है, तिहाड़ होकर आए हैं और वापस जाने की तैयारी है। वो लोग यहां विश्वासघात की बातें करेंगे। आज जो दिल्ली की स्थिति बनी, आप ये सोचिए प्रतीक जी, दिल्ली जैसे शहर ने सपने देखना छोड़ दिया। ये चुनाव में हमें किस बात का वोट मिला है कि पानी मिल जाए पीने का और सड़क बन जाए गली के सामने। इस बात पे आज गांव में भी वोट नहीं पड़ता। इस बात पे जो देश की राजधानी में इतने मुद्दों पे आ गई दिल्ली। इस शहर के सपने कहां चले गए? इस शहर का विजन कहां चला गया? आपने 11 साल में दिल्ली की स्थिति ला दी कि केवल साफ पीने का पानी मिल जाए और मेरे घर के सामने सड़क बन जाए। इस बात पे लोगों को वोट देना पड़ गया। चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाना चाहिए इन लोगों को जो तथाकथित 11 साल कुर्सी पर बैठ के गए थे। और बिल्कुल चुल्लू पर पानी में डूब के मरना चाहिए इन लोगों को। ये बड़ी अच्छी बात कही है। उनको शर्म आनी चाहिए। और आज वो आंख से आंख नहीं मिला पा रहे जनता की। पंजाब में जो दिल्ली की बदहाली कर रही है, पंजाब लूटने की तैयारी कर रहे हैं। मैं आपको यह कहना चाहता हूं, दिल्ली में तो 22 बच गए, पंजाब में 2 नहीं बचेंगे इनके। यहीं के नेता हैं,
यहीं के नेता हैं दिल्ली के, उन्होंने कहा कि ये जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी वो सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, वो फर्जिकल स्ट्राइक थी। देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक दो जगह पर हुई। एक तो जो भारत की सेना ने की, जिसमें जिहादी मारे गए, और दूसरी उन जिहादियों के जो रिश्तेदार यहां बैठे थे उनकी छाती पर भी सर्जिकल स्ट्राइक हुई। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अब आप ये प्रतीक क्यों जी, कहते हैं? मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, कुछ लोगों का रोना इस देश के लिए शगुन होता है, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी चूड़ियां टूटती हैं जब आतंकवादी मरते हैं, और उन चूड़ियों के टूटने की आवाज धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। कपिल जी, आप ये क्यों कहते हैं कि उनके रिश्तेदार यहाँ पे, उनके यहाँ रिश्तेदार बैठे हैं, और वो आप एक लाइन ड्रॉ करने लगते हैं सोसाइटी में? नहीं, देखिए ना, आप ही बताइए कि भारत की सेना ने एक पराक्रम किया, और पराक्रम तो अद्भुत है ना। दुनिया में कोई सेना है जिसने किसी न्यूक्लियर कर्नल सोफिया पे आपको गर्व देख के गर्व नहीं होता? 100% गर्व होता है। तो फिर यहाँ कौन होंगे जिनके ऊपर ऐसा हो रहा होगा? मैं ये कहना चाहता हूं कि जब भारत की सेना ने पाकिस्तान में आतंकवादी अड्डों को नष्ट किया और एक न्यूक्लियर पावर के एयर बेसेस को नष्ट किया, उसमें अगर आपके मन में हर्ष नहीं है, उत्साह नहीं है, उल्लास नहीं है, और चेहरे पे आपके मुस्कुराहट नहीं है, तो आपके मन की जो पीड़ा है ना, वो पीड़ा बताती है कि आप लाइन के किस तरफ खड़े हो। ये लाइन मैंने ड्रॉ नहीं करी है, लाइन वो लोग खुद ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये ऐसे लोग फर्जिकल क्यों कहते हैं? अब मैं यही जानना चाहता हूँ, फर्जिकल इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि कुछ लोग सत्ता का विपक्ष बनते बनते राष्ट्र का विपक्ष बन चुके हैं। आप सत्ता का विपक्ष बनिए, आप राजनीति का विपक्ष बनिए, आप व्यक्ति का विपक्ष बनिए, आप किसी नेता का विरोध करिए, लेकिन देश का विरोध मत करिए। और इसकी लड़ाई उनकी अपनी पार्टियों में शुरू हो चुकी है, इसके लिए हमें कहने की जरूरत नहीं है। वहां पर भी जो ये जानते हैं कि सत्ता का विरोध और देश का विरोध अलग अलग होता है, उनके बयान अलग हैं, और जो इस भेद को समझ नहीं पा रहे हैं उनके बयान अलग हैं। बड़ा हरामी हो बेटा। आप सलमान खुर्शीद की बात कर रहे हैं, और तो आप मैं जिसकी बात कर रहा हूं वो आप भी समझ गए, और पूरा सदन भी समझ गया, और पूरा देश भी समझ रहा है, पूरा देश भी बड़ा समझ अच्छा रहा बोले है। वो 370 पे सलमान खुर्शीद। मैं इसीलिए कहना चाहता हूं कि सत्ता का विपक्ष बनके आप कुछ भी बोलिए, लेकिन राष्ट्र का विपक्ष मत बनिए। और खासतौर पे युद्ध काल में योद्धा नहीं बन सकते तो मत बनो, शल्य मत बनो। एक तरफ सलमान खुर्शीद हैं, एक तरफ शशि थरूर हैं, जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडिया को टेक्निकली, और जो बात कह रहे हैं वो मन से ही कह रहे हैं, आज सही कह रहे हैं। और एक तरफ रेवंत रेड्डी जी हैं, वो कह रहे हैं कितने राफेल गिरे या कितने जेट्स गिरे वो पता होने चाहिए। मैं यही तो कहना चाह रहा हूं कि सत्ता का विपक्ष बनो, राष्ट्र का विपक्ष मत बनो। और क्यों तुम्हारा ऐसा बयान हो जो पाकिस्तान के टीवी चैनल तुम्हें हेडलाइन में हीरो की तरह दिखाएं? क्यों ऐसा बयान देना है? क्यों ऐसी बात करनी है जो एक पराजित मुल्क? लड़ाई चुनाव तो लड़ा इनको यहाँ, तो वो पाकिस्तान के टीवी पे क्यों आना चाहिए? वोट बैंक की मजबूरी होगी, मुझे नहीं पता क्या मजबूरी है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि शायद इस देश में किसी भी धर्म और समाज का कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो देश के खिलाफ बोलने पर वोट देता हो। ऐसा आज तक का मेरा पूरा विश्वास है, और इसीलिए मैं मानता हूं कि जो भी ऐसा कर रहा है वो इतिहास के साथ, वर्तमान के साथ और अपनी स्वयं की राजनीति के साथ बहुत गलत कर रहा है। और एक सर्जिकल स्ट्राइक भारत की सेना ने की है जहां आतंकवादी नष्ट हो रहे हैं, दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक भारत की जनता भी कर रही है जनादेश के माध्यम से, जहां इस प्रकार की मानसिकता के साथ राजनीति करने वाले नष्ट हो रहे हैं। बाबूराव का स्टाइल है। वो कह रहे हैं कि जब आप तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, आप जगह जगह जा रहे हैं, तो इसके पीछे आपका मन ये है कि आप राजनीति करना चाह रहे हैं, आप चुनाव करना चाह रहे हैं, उसको भारतीय सेना के शौर्य को पोलिटिसाइज करते हैं। तिरंगा वो भी उठा ले, किसी ने रोका है क्या? अगर उन्हें चांद तारे का ही झंडा उठाना है और तिरंगा उठाने में उन्हें राजनीति दिखाई देती है, तो माफ कीजिएगा, ऐसी राजनीति चलने नहीं वाली इस देश में। तिरंगा उठाइए, तिरंगा यात्रा वो भी निकाल ले, किसने रोका तिरंगा यात्रा निकालने से? क्या भारत की सेना के पराक्रम पे तिरंगा यात्रा निकालने का कोई एक ही किसी दल का या किसी समूह का मोनोपोली है क्या? आप भी निकाल लो तिरंगा यात्रा, लेकिन आपके पेट में दर्द हो रहा है कि ऐसा हो कैसे गया। अगर यही सर्जिकल स्ट्राइक और यही हमले 26/11 के बाद हो गए होते तो क्या दोबारा कोई हमला हुआ होता क्या? जिस दिन भारत में पहली बार कोई आतंकवादी हमला हुआ उस दिन अगर उस वक्त की सरकार ने सेना को इतनी छूट दी, सेना तो तब भी सक्षम थी, और सेना आज भी सक्षम है। परिवर्तन सेना में नहीं हुआ, परिवर्तन सेना के हाथ में ताकत देने वाले नेतृत्व में हुआ। बड़ा वो सवाल फिर से वापस लौट के आ गया। उन्होंने कहा कि जो पुलवामा में सवाल बाद में विपक्ष ने, कुछ लोगों ने पूछा था, विपक्ष के कुछ पार्टियों ने सवाल पूछा था, वो इस बार भी पूछ दिया। उन्होंने कह दिया कि यहां तक कह दिया कि संदेह पहलगाम के निर्दोष जो लोग जो मारे गए या शहीद हुए उनके ऊपर 26 लोगों के ऊपर भी लोगों ने सवाल पुलवामा जैसा ही पूछ दिया।
फिर कहना चाहता हूं प्रतीक जी, इस दिशा में जितना जाएंगे, ये दिशा ही ठीक नहीं है संवाद की। इस दिशा में जितना जाएंगे हम उनका ही जो सत्ता का नहीं राष्ट्र का विरोध करते हैं। एक तरह से हम, मुझे लगता नहीं कि इतनी चर्चा के योग्य है ये विषय जितनी चर्चा आपने और मैंने कर ली। समझ रहे हो? समझ रहे हो? सरकार ने कई चीजें कही, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में कुछ लोगों ने, एक वीडियो आया उसमें उन्होंने कहा कि पावर कट जो है दिन रात झेलनी पड़ रही है, पानी की कटौती आम हो गई है, मोहल्ला क्लिनिक बंद हो गए हैं, प्राइवेट स्कूल फीस बढ़ गई है, सारे वादे जुमले साबित हुए। देखिए, पावर जिसकी कटी वो पंजाब भाग गया। अगर आप जानते हैं जनता को पता, आपको नब्ज पता है कि यही बोलेंगे तब यही ऐसे ही ताली बजाएंगे। और जिनकी आंखों का पानी खत्म हो गया वो अब दिखाई नहीं देते। मोहल्ला क्लिनिक कभी खुले ही नहीं थे तो बंद क्या होंगे? खत्म, बाय बाय, टाटा।